चलो चले करें आगे। कल शुरू किया था केमिकल काइनेटिक्स, पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर। कल हमने किया था जैसे मेरे पास रिएक्शन है PCl5, अब PCl5 ऐसे टूटता है ना, तो इसका हमने रेट लिखा था विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट माइनस डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा T इक्वल टू आगे डेल्टा इक्वल टू ठीक है। इसमें था कि कोफिशिएंट सेम थे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट अलग होंगे तब क्या करेंगे, वो आज करेंगे, और हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, लिखो। देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग different stoichiometric coefficients, reactions involving different stoichiometric coefficients सर ने आना उधर से सर को बोल देते हैं different stoichiometric coefficients of reactants and products। देखो हमारे पास है 2A gives B, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A के 2 मोल यूज होते हैं, B का 1 मोल बनता है ना। तो इसमें अगर मैं ऐसे लिखूं R इक्वल टू माइनस इक्वल, तो ये ना सही नहीं। देखो कैसे, मान लो मैंने इसके कल वाली एग्जांपल लेंगे, 10 मोल से शुरू किया, इसके 0, 10 में से इसके 4 मोल रिएक्ट हुए, इसके जब 2 रिएक्ट होते हैं इसके कितने बनते हैं, इसके जब 4 रिएक्ट होंगे इसके कितने बनेंगे, समझ आया, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स हमने रेट निकालने की कोशिश की, वही फॉर्मूला लगाया जो लिखा हुआ है। अगर आप उधर वाले बच्चों की कॉपी लोगे, मैंने A gives 2 भी लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना। R इक्वल टू माइनस, फाइनल माइनस नहीं, फाइनल कितना, 8 माइनस 7 या 8 माइनस 6 माइनस 10 कितना, डिवाइड बाय फाइन मान लो इसे, कितना है आंसर, 4 मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है। फिर मैंने निकाला विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, तो तब क्या आया, सीधा कर लेते हैं, R इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय 1, तो आंसर क्या आया 2। मेरा आंसर तो सेम नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, वो इसकी फॉर्मेशन से डबल है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डबल, इसके 2 मोल यूज होते हैं, इसके 1 मोल। तो इसको अगर आपको इक्वल करना है तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी लगानी तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो भी रेट आए, इसका जो भी चेंज है, अगर दोनों की इक्वालिटी मेंटेन करनी, या तो ये करो या फिर आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन मेन में आया, वो अभी आया था 24 में, और बच्चे किनेटिक्स पे इतना ज्यादा हाई लेवल करते हैं, मैंने भी कराया था, बहुत हाई लेवल कराया था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान डालते, ठीक ठाक डालते हैं, उसका बहुत अच्छा नहीं डालते, ऐसे भी लिख सकते हो, आगे समझ बहुत है, ठीक है। लिखो देखो, कंसीडर रिएक्शन 2A gives B, कंसीडर रिएक्शन 2A gives B, लिखो इन दिस रिएक्शन rate of
this appearance of A, rate of disappearance of A is twice to that of rate of formation या appearance of B is twice to that of rate of appearance of B. ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, ठीक है। therefore लिखो therefore R equals to this, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ये वाली एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, कर लो एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल में क्या करोगे, हाफ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हाफ करोगे तभी इक्वल आएगा ना, ये हमने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है बच्चों। आगे लिखो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। इसके एक दो क्वेश्चन है जो हमने अभी कॉपी किया, वो भी आएंगे, करते करते हैं। देखो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, देखो जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी। और वो कम ना ऐसे नहीं होती, ऐसे भी होती है, लेकिन बताऊंगा मैं आपको आगे जाके केस आएंगे ना, नॉर्मली कम होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो, तो मान लो एक टाइम इंटरवल हमने चूज किया, ये यहाँ टाइम है T1, यहाँ T2, R1, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो, अगर मैं इतना ही टाइम इंटरवल का गैप आगे डाल दूं, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर T3 लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन में चेंज जो है वो कितना कम आया ना। फॉर सेम टाइम इंटरवल चेंज इन कंसंट्रेशन इज हाई हियर, है ना भाई। तो क्योंकि इसका मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट होती है, स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, हाँ स्टार्टिंग में रिएक्शन फास्ट इसलिए होती है क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, है ना। देखो मान लो हमारे पास एक बीकर है, उसमें मॉलिक्यूल, तो मान लो हमारे पास बबल्स हैं, बबल्स, और जब ये आपस में टकराएंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्शन स्टार्टिंग में फास्ट होगी, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो रिएक्शन स्लो होती जाएगी ना। आगे समझ क्लियर। तो एवरेज रेट कहाँ पे है, ये रहा एवरेज रेट। तो एवरेज रेट मान लो मैंने T2 और T1 में निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला वही जो हम कभी तक कर रहे थे, वो एवरेज रेट ही था, माइनस R2 माइनस R1, नीचे T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट। अगर समझ इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी ग्राफ बना सकते, उसमें क्या होगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, आया समझ, ठीक है। तो ये है एवरेज रेट। बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पे रेट क्या होगा, इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे रेट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम, ऐसे ही है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं रेट निकालो, कैसे निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगा, स्लोप के साथ निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे स्लोप बनानी पड़ेगी ना। तो जब हम स्लोप बनाएंगे तब आएगा R इंस्टेंटेनियस। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो रेट होगा उसको हम लिखेंगे dr/dt, मतलब कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा T अप्रोचेस टू बिल्कुल थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है। आगे समझ, चलो देखो एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट लिखो, पहले लिखो एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द, एवरेज रेट इज डिफाइंड एज द
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, change in concentration of reactant or product in a given interval of time. Change in concentration of reactant or product in a given interval of time. ठीक है, उसके बाद ना आप ये ग्राफ बना लो और ये थ्योरी लिखो, और ये मत लिखना ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। देखो जब t अप्रोचेस को 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dt, वेरी वेरी स्मॉल से डिफरेंशियल आ जाएगा यहाँ पे, और तब कंसंट्रेशन तब हमारे पास आएगा इंस्टेंटेनियस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चेंज इंटरवल है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस रेट, देखो it is defined as the rate of change of concentration, बच्चे आप लोग देखा होगा पहले 2 लेक्चर कोऑर्डिनेशन के, पहले 2 में बेसिक्स है, सेंटर मेटल ये वो, और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग शुरू नहीं होती ना, मैं नेमिंग से कराऊंगा फिर, है ना। पहले 2 देख लोगे, ठीक है, पहले 2 लेक्चर देखो, उसमें स्टार्टिंग में डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन अमाउंट का डिफरेंस है, ठीक है। वर्नर थ्योरी तो नहीं कराई मैंने, बस ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, मैं करा दूँ, ठीक है। 2 लेक्चर देखने ना, छोटे छोटे ही हैं, 35-40 मिनट लगे ज्यादा से ज्यादा, नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। चलो फिर हम नेमिंग भी कर लेंगे, आइसोमेरिज्म कर लेंगे तो पक्का ही है, और बीबीटी भी हो जाएगी हमारी, सिर्फ CFT रहेगी बस, CFT बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइड्स, बस एक कॉपी ले लो, ठीक है। आसान है, बहुत आसान लगता है। आगे it is defined as the change of concentration of any one of the reactants or products, at a particular moment of time. At a particular moment of time. ये लिख लो with respect to reactant or product. चलो चले आगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, देखो एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रेट, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रेट 2NH3 and सोलह कैसे लिखना है, समझ गए कैसे लिखना है, लिख लो भाई कैसे लिखना है, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा बोलो, N2 बाय आगे इक्वल टू इसी तरह है, ठीक है। वाह क्या हुआ, कर लो नोट फटाफट।
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है? हो जाएंगे टॉपिक को कर ही देंगे। देखो अगला कर लो फिर। पेपर में ये वो पूछ सकता है, मेंस में आया वो क्वेश्चन, मैंने बताया आपको, नहीं बताया ना? ये क्वेश्चन मेंस में आया इसके साथ बताया। देखो पता कैसे आया, ऐसे भी आ सकता, जैसे यहाँ तुम लोगों ने 2 लिखा ना, वो ऐसे भी कर सकते। ये है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना? ये भी सही है, तो किसी भी तरह आ सकता है, ठीक है? देखो आगे क्वेश्चन, देखो अमोनिया एंड ऑक्सीजन reacts at high temperature. Ammonia and oxygen reacts at high temperature. Ammonia and oxygen reacts at high temperature. क्या बनेगा? बनेगा NO प्लस H2O 4NH3 5O 4NO 6O। रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है? इसके आगे लिखो इन एन एक्सपेरिमेंट कॉमा, in an experiment comma rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the minus 1 उसका पहला पार्ट देखो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, सेकंड पार्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, सेकंड पार्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। एक मिनट के लिए सोचो, फिर मैं करा। सबसे पहले ना आपको रेट लिखना, रेट की इक्वेशन 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, देखिए अरे बोलो मेरा गला पता कितना खराब है, दूसरा है आदि सारा फटाफट दिखा नहीं सकता। चाय भी क्या है, अदरक डालना और क्या करना है, आधा चम्मच घी डालना। रेसिपी बता रहा हूँ तुम्हें, आगे बोलो। मन में क्या बोल रहे हो? ये इक्वल टू, पहले सारा लिख लो, पहले करने का नतीजा देगा कितना मजा आ रहा ना, मजा। चलो टाइम को और यूटिलाइज करो, इसमें dy इक्वल टू, चले आगे। अब देखो आपको पता क्या गिवन है, उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, आपको उसने रेट नहीं बोला, क्या बोला है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO बोला, यानी कि ये चीज गिवन है आपको, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो नहीं गिवन, वो तो रेट होता है। वो क्या होता है? आपको सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO गिवन है, NO में कितना चेंज है, आया समझ? ठीक है, तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो इसको लिखा -1/4। उधर एक बच्चा कहता सर सेम ही आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा ना, तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ।
मैंने उसको थप्पड़ मारा है बहुत दूर से। नहीं ये बात है, कैंसिल मार देंगे, सेम तो आ गया लेकिन 90 साइन भी है। मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये नहीं काटना, ठीक है, काट नहीं दोगे तब भी हो जाएगा। इधर कितना है माइनस, आगे माइनस इधर आ गया, और माइनस साइन से डरना नहीं है, लिखो साथ में, ठीक है। अगर नहीं लिखना तो अगर आप ऐसे लिखोगे ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, है ना, वर्ब भी लिखोगे तब आपको माइनस साइन नहीं लिखना। अगर आप ऐसे लिखो तब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको यहाँ रख लोगे माइनस को तब भी सही है, नो वरीज, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी पेपर में माइनस किधर रखूँ, इधर लगाऊँ उधर लगाऊँ या लिखूँ, जहाँ मर्जी रखो, अगर समझ। लेकिन माइनस लगाना है, अगर नहीं लगा रहे तो फिर वो लिखना पड़ेगा, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब कि वो कम होता है, ठीक है ना। आगे आगे है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, एनओ से भी निकाल सकता हूँ। मैं एनओ से निकाल, क्यों? क्योंकि दोनों एक साइड पे हैं और साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो दोनों एक साइड पे। इधर देखो 1/4, मैं सीधे इसकी वैल्यू पुट नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन पहली बार अपनी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम। लेट अस सपोज यहाँ क्या आया, जो है वही आएगा, और क्या है 1/4 इंटू 6, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू, हाँ बोलो, इधर बचा ये, हमें ये निकाला है, 6 से मल्टीप्लाई करके थोड़ी निकाला, 6 से डिवाइड करके, नो 3 2 3 इंटू 1.8 इंटू 3 5.4 होता है, कितना होता है मोल, ठीक है। इजी है ना क्वेश्चन, आसान कर लो बच्चे को। आगे लिखो फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मानसे वो आता होगा रस्टिंग का मैकेनिज्म, है ना, हम वगैरह क्या है, रस्टिंग का मैकेनिज्म नहीं आता पेपर में, तो आता था, अब आता नहीं, क्या फायदा वो पढ़ने का, अभी नहीं आता मतलब नींद में नहीं आएगा, पढ़ लो अच्छे से पढ़ो। चले आगे, फैक्टर्स के छोड़ने 2 पेज, कितने मैंने पेज भेज दिए, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, वो लिख लेना, समझाऊंगा मैं सारे, देखो पहला है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और क्या है रिएक्टेंट्स, कैसे हैं रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना नहीं है ये, ठीक है। मैंने बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में लिखा, ठीक है, वैसे ही देखो। आज कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, सही है, पार्टिकल आपस में ज्यादा टकराएंगे, है ना। अच्छा, और टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे तब भी इफेक्टिव फ्लूइड बढ़ेंगे, फ्लूइड बढ़ेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, सही है। तो नेचर, नेचर जैसे, नेचर का मतलब है जैसे इस वक्त यहाँ पे N2 भी है O2 भी है, क्या वो आपस में रिएक्ट कर रही है, N2 O2 आपस में रिएक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना। अगर रिएक्ट कर जाती है तो लोग बोलते हैं कुछ यार, 7th क्लास के बच्चे होते हैं ऐसे कर रहे रिएक्ट,
रिएक्ट करो, करेगी रिएक्ट? हाँ, तुम लोग रिएक्ट करो, तुम्हारा भी टेम्परेचर दूं हाई टेम्परेचर दूं। ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगी। अगर टेम्परेचर 2000 से ज्यादा देंगे तब तो यहाँ से कोई कंक्लूजन पता निकला ना, रिजल्ट निकला ना। अगर किसी से कोई रिएक्शन कराए तो हाई टेम्परेचर हाई कर दो ना, क्योंकि मारो। अच्छा है, तो टेम्परेचर अगर हाई करूंगा तो रिएक्ट होगा ये, है ना। लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O है, ये थोड़े कम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। CO तो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि CO होती है अनस्टेबल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? हाँ जी। तो इस तरह नेचर पे डिपेंड करती है रिएक्शंस। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। बड़ा कैटलिस्ट क्या करता है? ये ग्राफ वहां पे आपको मिल जाएगा बना हुआ, ठीक है। और वो है ना वंशिका के नोट्स है, वो देखो कितना गंदा किया उसने चैप्टर। ऐसा भी करो, कुछ चैप्टर गंदे भी करने उसने, तुम लोग मत करना, ठीक है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक अलग रास्ता देता है, यहाँ अलग रास्ता, अलग पाथ प्रोवाइड करवाएगा, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देखो E डैश है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। आगे समझ? चलो, तो कैटलिस्ट के रिएक्शन को क्या किया? पास। फिर आया सरफेस एरिया। मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसका पीस कर दूं, ठीक है, इसके 10 पीस कर दूं, ठीक है, तो वो जल्दी बंद करेगा, ये जल्दी बंद करेगा। फिर कहता कितने पीस करने? 10। दस पीस करूंगा, नीले ड्रम में डालूंगा, देखो। हाँ जी बताओ, कौन जल्दी बंद करेगा? काट के या बिना काटा हुआ? हाँ, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, काट के मिलाओगे। काट के जल्दी बंद क्यों करेगा? पीस ऑफ गुड, पीस ऑफ गुड, गुड का पीस करा रहे हैं, तुम्हें को ऐसे क्यों देख रहा है? तुम्हें ऐसा समझा? फिर देखो पता नहीं मेरे बारे में, मैं तो उस बंदे को उठा के ले लूंगा, जैसा सोचेगा उसके मैं पीस करूंगा, मैं कुछ थोड़ी ऐसा हूँ। गीता में बोला कृष्ण जी ने, अगर कोई किसी को तंग कर रहा है अब उसकी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, चाहे कुछ मर्जी जो मर्जी करो, है ना। बोलो, पीस करके जल्दी बंद करेगा, क्यों? क्योंकि इस वक्त अभी एयर के पास आ, ये वाला सारा हिस्सा कांटेक्ट में है ना। अगर इसका पीस करूं, मान लो मैंने सिर्फ एक ही पीस किया है ना, तो दो सरफेस नए आ गए, है ना। और पीस करूंगा, सरफेस नहीं आएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितना एयर को सरफेस ज्यादा एक्सपोज होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। और ये क्वेश्चन ना चिराग गलत करके आया था, उसके नाम भी आया था ना उसके थोड़े दिन पहले, उसके 97% थे, उसी पेपर में क्वेश्चन आया था, गलत करके आया था वो। क्या तो सर मेरे को याद नहीं आया, याद करने वाली चीज थोड़ी है, ठीक है। ये वीडियो में भेजना, क्रॉप करके उसको भेज दूंगा, ठीक है। आज समझ क्या करना है? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, कुछ रिएक्शन होती हैं सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, H2+Cl2 जैसे, समझिए। तो ये फैक्टर्स हैं, 2 पे छोड़ने, एक आगे एक पीछे, बस चलो आगे। कुछ पूछना नहीं? ओके, आगे। जिसकी नॉमेनक्लेचर वगैरह वीक है वो +1 के लेक्चर देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में करा रहा हूँ उनको भी, बिल्कुल 0 से करा रहा हूँ। कल कंपनी ग्रुप कराए हैं, आज हमको क्या कराना है? आज कराना है सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की चेन की लेंथ कैसे लेते हैं, 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाए, ब्रांचिंग, चलो चले आगे। हो गया, पेज छोड़ दिए, आगे लिखो। पेज छोड़ने के बाद देखो,
लिखो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स। ये क्या कोड वर्ड में बोल रही है, बता रही जगह कितनी छोड़नी है। देखो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स कहते इतना तो काटना है ना, ऐसे बोला था, इतने इतने से कर देंगे। देखो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंस की प्रोडक्ट की कंसेंट बढ़ेगी, और बस ये है हमारे रिएक्टेंस, ये है हमारे प्रोडक्ट्स, ये है टाइम। ये ग्राफ बना लो जस्ट फॉर फन। Decreasing concentration of reactants, increasing concentration of चलो चले आगे लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन, ब्रैकेट में लिखो किसी काम में लिखो लॉ विदाउट एविडेंस इज नॉट अ लॉ, है ना। तो ब्रैकेट में लिखो इसका है, ये है थ्योरेटिकल लॉ। क्या है ये? लिखो थ्योरेटिकल लॉ। ये सबसे पहले जो नोटिस किया गया वो चीज है, ठीक है। उसके इसी के ऊपर वैसे एक तरह की नींव है, इसके ऊपर ही बाकी लॉ बनते हैं। ये भी जरूरी होता है क्या? ये जरूरी होता है क्या? लॉ मास एक्शन कैसे? अभी जो हम पढ़ रहे थे ना जनरल में, वो लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बोला था हमने कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है, ये पढ़ेंगे आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रिएक्शन फास्ट होगी, क्या पता कि कम स्लो ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये लॉ कहता रेट is directly proportional to concentration of reactant, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा रेट इक्वल्स टू, या यहाँ पे अभी प्रोपोर्शनल रखना है, प्रोपोर्शनल रख लो, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो R इक्वल्स टू ये है, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। K क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, चले लिखें, चलो लिखो। According to this law, at a given temperature, क्या होगा? At a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the
is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants, directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants, each of them raised to power their stoichiometric coefficients. Each of them raised to power their stoichiometric coefficients. Each of them, each of them raised to power their stoichiometric coefficients. Each of them raised to power their stoichiometric coefficients. ये बच्चे नोट कर लो बोर्ड से. लेक्चर खत्म. ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो. बाकी सब करेंगे कल. कल का लेक्चर अच्छा लेक्चर है. कल हमने ऑर्डर पढ़ना है, रेट लॉ पढ़ना है. ठीक है. थर्ड लेक्चर से हम अच्छी चीजें करनी शुरू कर देंगे. 2 लेक्चर हो गए, बेसिक्स बहुत हैं. ठीक है. टुमारो वी विल डू रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रेस्ट. ओके, बाय बाय.